क्या कभी भविष्य की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है? एक सवाल जो दिमाग में घूमता रहता है कि आगे क्या होगा, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। जेड फाउंडेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि हर 6 में से एक युवा कर्ज चुकाने की चुनौतियों को लेकर गहरे तनाव में है। ये एहसास आज की दुनिया में बहुत ही आम हो चुका है। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है। हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि पैसा कैसे बचाएं, बल्कि पैसे से जुड़े हमारे गहरे मनोवैज्ञानिक रिश्ते को समझना है। हम उन भावनाओं, उन अनुभवों की परतों को खोलेंगे जो अनजाने में हमारे हर वित्तीय फैसले को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, हम इस यात्रा में चिंता के कारणों से शुरू करेंगे और फिर असल में दौलत बनाने की ठोस और व्यावहारिक रणनीतियों तक पहुंचेंगे। इसके लिए हमने कई बेहतरीन स्रोतों को खंगाला है। वित्तीय चिंता पर लिखे गए लेखों से लेकर लेखक मॉर्गन हाउसेल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी और FIRE मूवमेंट जैसे धन निर्माण के प्रैक्टिकल गाइडलाइंस तक सब कुछ इसमें शामिल है। तो चलिए सबसे पहले उस जड़ तक पहुंचते हैं जहां से पैसे को लेकर ये बेचैनी पैदा होती है। अक्सर हमें लगता है कि ये तनाव बैंक अकाउंट में कम नंबरों की वजह से है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब में एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता गणित से कम और मनोविज्ञान से ज्यादा प्रभावित होता है। भी फैसले लेते हैं वे हमें अपने निजी अनुभवों के चश्मे से बिल्कुल तर्कसंगत लगते हैं। सोचिए, अगर किसी ने बचपन में अपने परिवार को आर्थिक तंगी से गुजरते देखा है तो उसका पैसे को लेकर नजरिया हमेशा बहुत सतर्क और रक्षात्मक होगा। वो शायद जोखिम लेने से डरेगा। और इसके ठीक उलट, जिसने हमेशा पैसा आते हुए ही देखा हो तो वो शायद जरूरत से ज्यादा जोखिम ले ले। तो हम सब अपनी अपनी एक मनी स्टोरी जी रहे हैं जो हमारे अतीत में लिखी गई है। किसी के परिवार में शायद पैसे का इस्तेमाल नियंत्रण या शक्ति दिखाने के लिए किया गया हो तो उसके लिए पैसा हमेशा एक तनावपूर्ण विषय रहेगा। अपनी इस मनी स्टोरी को पहचानना और समझना इस बेचैनी के जाल से बाहर निकलने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, तब तक आप अपनी सोच को बदल नहीं सकते। ये लक्षण तो बहुत आम लगते हैं। मुझे लगता है कई लोग इन्हें रोजमर्रा के तनाव का हिस्सा मानकर शायद नजरअंदाज कर देते होंगे। क्या स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि ये सामान्य तनाव और गंभीर वित्तीय चिंता के बीच की लाइन कहाँ है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि फर्क तीव्रता और प्रभाव में है। सामान्य तनाव आता जाता रहता है, लेकिन वित्तीय चिंता तब एक समस्या बन जाती है जब वो आपके जीवन पर हावी होने लगे। जैसे आप पैसे के बारे में लगातार चिंता कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब आप दोस्तों के साथ हैं तब भी दिमाग में वही चल रहा है। या फिर आप वित्तीय जिम्मेदारियों से बचने लगते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल आया है लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि आप सच का सामना नहीं करना चाहते। जब इस चिंता की वजह से आपकी नींद खराब होने लगे या आपके रिश्तों में तनाव आने लगे तो समझ लीजिए कि यह सामान्य तनाव से कहीं ज्यादा है। तो ये बेचैनी एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है। चलिए अब इस जाल से निकलने के पहले कदम पर बात करते हैं, और वो है एक आम धोखे को समझना जिसमें हम सब फंसते हैं, अमीर दिखने और असल में दौलतमंद होने का फर्क। बिल्कुल, और ये फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये सोच और जीवन शैली का फर्क है। हमारे स्रोत बताते हैं कि समाज हमें अमीर दिखने के लिए ट्रेन करता है। ज्यादा कमाओ, बड़ा घर लो, महंगी गाड़ी चलाओ, शानदार छुट्टियों पर जाओ, ये सब बाहरी दिखावा है। अमीर होना आपकी आमदनी से जुड़ा है जो हर कोई देख सकता है और जिससे लोग प्रभावित होते हैं। यानी अमीर होना एक तरह का शोर है। हाँ, अमीर होना शोर मचाता है, लेकिन दौलत एक अंदरूनी चीज है। दौलत वो पैसा है जो कोई देख नहीं सकता, वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया, वो आपके बैंक अकाउंट में, आपके निवेश में चुपचाप काम कर रहा है, आपको भविष्य की आज़ादी दिला रहा है। दौलतमंद होना आपकी नेटवर्थ से जुड़ा है, यानी आपकी कुल संपत्ति में से आपके सभी कर्ज घटाने के बाद जो बचता है। दौलतमंद होना खामोशी से अपनी ताकत बढ़ाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाउसेल की वो लाइन याद आती है, लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है कम पैसा पाने का सबसे तेज तरीका है। और यही सबसे बड़ा जाल है। कोई व्यक्ति हर महीने 5 लाख रुपए कमा सकता है, लेकिन अगर वो 5,10,000 खर्च कर रहा है तो वो अमीर दिख सकता है, पर वो दौलतमंद नहीं बन रहा, बल्कि और गरीब हो रहा है। दौलत का मतलब है आपके पास विकल्प होना।
अपने समय पर नियंत्रण होना, और ये तब आता है जब आप अपनी कमाई से कम में जीना सीख लेते हैं। तो इस दौलतमंद बनने के रास्ते में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा क्या है? वो कौन सी भावनाएं हैं जो हमें अमीर दिखने पर मजबूर करती हैं, दौलतमंद बनने से रोकती हैं? स्रोतों के अनुसार 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। ये कुछ ऐसा है जैसे आप ट्रैफिक में अपनी लेन में शांति से चल रहे हैं और बगल वाली लेन तेजी से आगे बढ़ती दिखती है। आपका मन करता है तुरंत लेन बदल लें, लेकिन जैसे ही आप बदलते हैं आपकी लेन रुक जाती है और पुरानी वाली चलने लगती है। निवेश में फोमो बिल्कुल यही करता है। मतलब जब हम सुनते हैं कि किसी दोस्त ने किसी स्टॉक या क्रिप्टो में पैसा लगाकर 1 महीने में 2 गुना कर लिया, तो हमें अपनी धीमी और स्थिर रणनीति पर शक होने लगता है। बिल्कुल, और हम अपनी लंबी अवधि की सोची समझी योजना को छोड़कर उस चमकती चीज के पीछे भागने लगते हैं बिना उसके जोखिम को समझे। हाउसहोल्ड तो यहाँ तक कहते हैं कि फोमो से खुद को बचाने की क्षमता ही आज के दौर का सबसे जरूरी वित्तीय कौशल है। दूसरा बड़ा दुश्मन है सामाजिक तुलना। हम लगातार ये देखते रहते हैं कि दूसरों के पास क्या है, बड़ा घर, नई कार, विदेश यात्रा, और इस तुलना का कोई अंत नहीं है। आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जिसके पास आपसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि लक्ष्य का पीछा करते करते लक्ष्य हमेशा आगे खिसकता रहता है। सही पकड़ा, इसे हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। आप एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं, थोड़ी देर की खुशी मिलती है और फिर एक नया बड़ा लक्ष्य सामने आ जाता है। इस चूहे दौड़ से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, अपने लिए ये तय करना कि कितना काफी है। जब आप अपनी ज़रूरतें और इच्छाएं परिभाषित कर लेते हैं, तब आप दूसरों की दौड़ में भागना बंद कर देते हैं और अपनी दौड़ अपनी गति से दौड़ते हैं। तो ये जो फोमो और सामाजिक तुलना की चूहा दौड़ है, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत कहते हैं कि इसका जवाब तेजी से भागने में नहीं, बल्कि बहुत धीरे और शांति से शुरू करने में है। और यहीं पर वो जादुई कॉन्सेप्ट आता है जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, कंपाउंडिंग। हाँ, कंपाउंडिंग सुनने में भले ही कोई जटिल चीज लगे, लेकिन इसका सिद्धांत बहुत सरल है। ये ब्याज पर ब्याज या ग्रोथ पर ग्रोथ है। आपका शुरुआती निवेश जो रिटर्न कमाता है, वो रिटर्न भी फिर से निवेश हो जाता है और उस पर भी रिटर्न मिलने लगता है। इसे एक जादुई सिक्के के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है जो हर दिन 2 गुना होता है। पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, 10वें दिन ये सिर्फ 512 रुपए होगा। आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा। शुरुआत में तो बहुत ही धीमा लगता है। बिल्कुल, लेकिन 20वें दिन तक ये 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा और 30वें दिन तक 53 करोड़ से ज्यादा। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। शुरुआत धीमी होती है, लेकिन समय के साथ इसका असर विस्फोटक हो जाता है। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये समय के साथ दौलतमंद बनने का पक्का तरीका है। 1 मिनट, वॉरेन बफे की 95% से ज्यादा दौलत 65 साल की उम्र के बाद आई। ये आंकड़ा तो हैरान करने वाला है। मतलब हम सब उनके निवेश के जीनियस होने की बात करते हैं कि उन्होंने कौन सा स्टॉक चुना, लेकिन असल कहानी सिर्फ और सिर्फ लंबे समय तक टिके रहने की है। यही सबसे बड़ा राज है। उनकी 84.5 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति में से 81.5 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद बने। उनका असली कौशल शानदार स्टॉक चुनना तो था ही, लेकिन उनकी असली ताकत थी बहुत कम उम्र में निवेश शुरू करना और फिर दशकों तक हर उतार चढ़ाव में बाजार में टिके रहना। उन्होंने कंपाउंडिंग को काम करने के लिए समय दिया। तो इसका मतलब ये है कि किसी आम निवेशक के लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो सबसे अच्छा स्टॉक ढूंढे, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि वो ठीक ठाक रिटर्न के साथ लंबे समय तक निवेशित रहे। बिल्कुल। एक अध्ययन बताता है कि कंपाउंडिंग का असली जादू दिखने में लगभग 10 साल लगते हैं। पहले 10 सालों में आपकी दौलत में आपके द्वारा डाले गए पैसे का हिस्सा ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद आपके रिटर्न पर मिलने वाला रिटर्न यानी कंपाउंडिंग ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने लगता है। इसीलिए जल्दी शुरुआत करना इतना फायदेमंद है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रिया और प्रिया। रिया 25 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपए निवेश करना शुरू करती है। प्रिया 10 साल इंतजार करती है और 35 की उम्र में रिया से दुगना यानी 20,000 रुपए हर महीने निवेश करना शुरू करती है।
तो प्रिया ज्यादा पैसा डाल रही है, उसे तो आगे निकल जाना चाहिए। देखने में तो यही लगता है, लेकिन 60 साल की उम्र में अगर दोनों को 12% का औसत रिटर्न मिला तो रिया के पास लगभग 5.3 करोड़ रुपए होंगे, जबकि प्रिया के पास सिर्फ 3.5 करोड़। रिया ने कुल 42 लाख निवेश किए, जबकि प्रिया ने 60 लाख। फिर भी सिर्फ 10 साल पहले शुरू करने की वजह से रिया लगभग 2 करोड़ रुपए आगे है। ये समय की ताकत है। ठीक है, ये सब बहुत शक्तिशाली है, मनोविज्ञान, सिद्धांत, समय की ताकत। अब इस सब को जमीन पर उतारते हैं। अगर किसी को आज से ही शुरुआत करनी है तो पहला, दूसरा, तीसरा कदम क्या होना चाहिए? चलिए एक व्यवहारिक रोड मैप बनाते हैं जो हमारे स्रोतों से निकल कर आया है। नींव में 2 चीजें हैं जिन्हें शायद सबने सुना होगा, बजट और इमरजेंसी फंड। लेकिन यहाँ पर जो गहरी बात है वो क्या नहीं बल्कि क्यों है। पहला कदम है ये जानना कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। इसके लिए 1 महीने अपने हर खर्च को ट्रैक करें। और इमरजेंसी फंड, सब कहते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन इसका असली मकसद क्या है? इसका असली मकसद कार का टायर ठीक करवाना नहीं है। इसका असली मनोवैज्ञानिक काम है आपको तबाह करने वाले फैसले लेने से रोकना। ये आपका पैनिक बटन को रोकने वाला बटन है। जब 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा आपके पास एक सुरक्षित जगह पर होता है और अचानक बाजार 30% गिर जाता है या आपकी नौकरी चली जाती है, तो आप डर के मारे अपने लंबी अवधि के निवेश को नहीं बेचते हैं। ये फंड आपको शांति से सोचने और सही फैसला लेने का समय देता है। ये वित्तीय तनाव कम करने का सबसे मजबूत औजार है। इमरजेंसी फंड के बाद अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है ज्यादा ब्याज वाले कर्ज की गुलामी से आजादी। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा कर्ज है जिस पर आप 4-5% से ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का 18 से 36% का बिल या 12-15% का पर्सनल लोन, तो उसे चुकाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कर्ज चुकाना एक गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न की तरह है। अगर आप 18% ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाते हैं तो आप अपने पैसे पर 18% का गारंटीड रिटर्न कमा रही हैं। ऐसा रिटर्न आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, जब नींव मजबूत हो गई, इमरजेंसी फंड तैयार है और ज्यादा ब्याज वाला कर्ज खत्म हो गया, अब दौलत बनाने वाले ग्रोथ इंजन को कैसे चालू करें? इसके बाद आपका पूरा ध्यान लंबी अवधि के लिए दौलत बनाने पर होना चाहिए। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, आक्रामक तरीके से बचत करें। फायर मूवमेंट यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली आपकी आमदनी का 50% या उससे भी ज्यादा बचाने की सलाह देता है। ये शायद सबके लिए मुमकिन ना हो, लेकिन सोच ये है कि आपकी बचत दर आपकी आमदनी या निवेश रिटर्न से ज्यादा जरूरी है। मॉर्गन हाउसेल की वो बेहतरीन बात फिर से याद दिलाती हूँ, बचत आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है। यानी जैसे जैसे आपकी आय बढ़े, अपनी जीवन शैली को उतनी तेजी से ना बढ़ाएं, उस अंतर को निवेश करें। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा, समझदारी से और बोरिंग तरीके से निवेश करें। ज्यादातर लोगों के लिए कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करना एक बहुत अच्छा और असरदार विकल्प है। यहाँ हम एक्टिव बनाम पैसिव निवेश की बहस में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तथ्य यह है कि बाजार का ज्यादातर रिटर्न कुछ ही बड़ी कंपनियां देती हैं। इंडेक्स फंड में निवेश करके आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका पैसा उन विजेता कंपनियों में अपने आप लगा हुआ है। आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये वॉरेन बफे के सिद्धांत का ही एक रूप है। अच्छी कंपनियों के समूह में लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें। और वो तीसरा और आखिरी व्यावहारिक कदम, तर्कसंगत नहीं बल्कि व्यवहारिक बने। इसका मतलब है कि सबसे अच्छी वित्तीय योजना वो नहीं है जो एक्सेल शीट पर सबसे ज्यादा रिटर्न दिखाए, बल्कि वो है जिस पर आप लंबे समय तक, खासकर मुश्किल समय में टिके रह सकते हैं। जैसे गणित के हिसाब से 8% वाला होम लोन चुकाने से बेहतर है कि उस पैसे को बाजार में निवेश किया जाए जहां 12% रिटर्न मिल सकता है। ये तर्कसंगत है, लेकिन अगर लोन का बोझ आपको रात में सोने नहीं देता और उसे चुका देने से आपको जो मानसिक शांति मिलती है वो आपको एक बेहतर निवेशक बनाती है, तो लोन चुकाना आपके लिए ज्यादा व्यवहारिक और सही फैसला है। अपनी भावनाओं को नजरअंदाज मत कीजिए। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि पैसों का प्रबंधन सिर्फ गणित का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से व्यवहार का विज्ञान है। ये अपनी मनी स्टोरी को समझने, अमीर दिखने की बजाय दौलतमंद बनने पर ध्यान केंद्रित करने और सबसे जरूरी
धैर्य रखने के बारे में है। बिल्कुल, आज की चर्चा के मुख्य बिंदु यही हैं। पहला, पैसे को लेकर चिंता स्वाभाविक है। अपनी मनी स्टोरी को समझें, उसे दोष ना दें, बस उसे नियंत्रित करना सीखें। दूसरा, सिर्फ अमीर बनने यानी ज्यादा आमदनी का लक्ष्य ना रखें, बल्कि दौलतमंद बनने का लक्ष्य रखें, यानी एक टिकाऊ नेटवर्थ जो आपको आज़ादी दे। तीसरा, फोमो और सामाजिक तुलना के दोहरे जाल से बचें, अपनी दौड़ खुद तय करें। चौथा, समय और धैर्य के साथ कंपाउंडिंग की जादुई शक्ति का लाभ उठाएं, जल्दी शुरू करें और टिके रहें। और आखिर में एक सरल योजना का पालन करें। इमरजेंसी फंड बनाएं, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से मुक्त हों, आक्रामक तरीके से बचत करें और लंबे अवधि के लिए समझदारी से निवेश करें। स्रोतों में एक बात बहुत साफ तौर पर कही गई है। पैसे का सबसे बड़ा मूल्य कोई महंगी कार या बड़ा घर नहीं है, बल्कि